इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ, आ जाओ, जग पे छा जाओ। आओ, आ जाओ, जग पे छा जाओ। जी जान से, जी जान से। इतने बाजू इतने सर, इन ले दुश्मन ध्यान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। हाँ, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ, आ जाओ, जग पे छा जाओ। आओ, आ जाओ, जग पे छा जाओ। जी जान से। सो ये सॉन्ग मुझे आपको गाना सुनाने के लिए नहीं था। आज जो हुआ है ना इस देश में, अब आप समझ लीजिए कि ऐसा पिछले 12-13 सालों में देखने को नहीं मिला। इतने आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, सारे आंदोलन हुए, लेकिन इस आंदोलन जैसा कोई आंदोलन नहीं। इस आंदोलन ने हमें वो दिया है जो पिछले 10-12 साल में जितने भी आंदोलन हुए थे, जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, जितने भी मूवमेंट हुए थे, उन सबको पीछे छोड़ देता। आज अगर आप जंतर मंतर पे होते, मैं तो नहीं था, मैं जाने वाला था। मुझे अपना आईटीआर रिटर्न भरना था, अब मैं उसी में लगा रहा। और जब लग के खत्म हुआ तो पता चला कि ये न्यूज़ ब्रेक हुआ। इतना खुश हुआ कि मैं जाने के लिए रेडी हुआ। तब तक मैं पता चला कि वहां से प्रोटेस्ट हट रहा है, मूवमेंट खत्म हो रही है। लेकिन लोग बाग हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मन तो हुआ एक जाऊं मैं। लेकिन फिर कहा नहीं, ये जेंजी का मूवमेंट है, लेट देम एंजॉय। आई एम ग्लैड दैट एक दिन एक नाइट मैं वहाँ स्टे किया और उनके साथ बिताया, उनके सॉलिडारिटी में गया। अपने लिए नहीं गया था, उनके लिए गया था। और मेरी डॉटर जो कि जेन अल्फा है, जस्ट जेन जी के बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके जेन अल्फा हुई है, 2013 में पैदा हुई है, उसके लिए गया। क्योंकि मैं चाहता था कि उसका फ्यूचर और अपने देश का फ्यूचर बढ़िया हो। हम लोगों का तो समय तकरीबन निकल चुका है, तकरीबन निकल चुका है, आधा से ज्यादा निकल चुका है। थोड़ा सा रह गया है, उसमें हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके देश के लिए उतना करेंगे। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दिस। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी चीज हो गई है कि बॉस, एक धर्मेंद्र प्रधान ने रिजिग्नेशन दे दिया तो सब कुछ बदल गया। डेफिनेटली नहीं बदला है, डेफिनेटली नहीं बदला है। लेकिन एक चीज जरूर बदला है, वो इस देश के जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का घमंड जरूर टूटा है। मैंने ये सॉन्ग क्यों इंक्लूड किया? 1989 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन एंड शबाना आजमी को लेकर। मेरे दिमाग में बार बार इनकलाब आ रहा था, लेकिन वो पिक्चर का नाम जो था वो कुछ इस तरह से है। वो पिक्चर है, एक मिनट, आजाद, मैं आजाद हूं। वो पिक्चर है मैं आजाद हूं। मुझे पिक्चर याद भी नहीं था, लेकिन मैंने ये पिक्चर देखी थी एज ए छोटे बच्चे की, मतलब छोटे बच्चे नहीं, स्कूल स्टूडेंट, स्कूल से जस्ट पास आउट हुआ था। वो भी एक स्टूडेंट मूवमेंट था, वो भी एक स्टूडेंट मूवमेंट था। शबाना आजमी ने उसमें एक जर्नलिस्ट का रोल अदा किया था, और अमिताभ बच्चन ने एक रिवोल्यूशनरी का रोल अदा किया था। रियल लाइफ में तो अमिताभ बच्चन ने रोल अदा कर लिया, रियल लाइफ में वो नहीं आए। उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, एक स्टेटमेंट भी दिया। एनीवेज जाने दीजिए, वो एक अदाकार अदाकार हैं, एक कलाकार हैं, उनको कलाकार रहने दीजिए। लेकिन
वो जो रियल लाइफ में जिए अमिताभ बच्चन, उसको जेन जी के लोगों ने रियल लाइफ में जी के दिखाया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एक रात उस जेन जी के साथ, उन रिवोल्यूशनरी के साथ बिताया हूं। उनके साथ बातें की, उनसे चैटिंग की, उनके साथ बैठ के खाया, उनके साथ बैठ के गाया, उनसे थोड़ी बहुत बहस भी किया, डिबेट भी किया। मजा आया। मजा आया। मेरे 2 वीडियोस बने हुए हैं उस पे, उस मूवमेंट पे। जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है। ये तीसरी तीसरा वीडियो है इस मुद्दे पे। और ये मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो? नॉट जस्ट टू सेलिब्रेट दैट। ये मैं बनाना चाह रहा हूं कि अब क्या, इसके आगे क्या? क्या जेंजी मूवमेंट यहीं पे खत्म? क्या जेंजी फिर से वापस चले जाएंगे अपने अपनी जगह पे? जाना भी चाहिए उनको, जाना भी चाहिए उनको, पढ़ाई करना है, स्कूल में है, कॉलेजेस में है, उनकी अपनी लाइफ है। और जो बाकी लोग जो हैं, जो लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनकी भी लाइफ है। पिछले 30 35 36 दिनों से जो कुछ हो रहा था इस देश में, उस प्लेस में, लोगों ने अपना काम धाम छोड़ा था और वहां पे गए थे। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, तो उनको बैक टू जाना ही था। साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा रिप्राइव भी देना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी इसी बात का है। यही डेमोक्रेसी, यही होता है कि भाई आप अपने डिमांड को, अपनी मांग को पूरा करें, क्योंकि जनता का राज है। ये किसी जी माई जी या जी हुजूर वाला राज नहीं है, कोई किंगडम नहीं है, कोई किंगशिप नहीं है, जो लोगों ने पिछले 12 सालों में बना दिया था कि मोदी तो हमारा राजा है। वो राजा वाली संज्ञा जो है ना, वो हटा दी गई है। आप हम सब की तरह एक प्रजा हो। यस, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। आप फर्स्ट हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आप उतने ही तक रहो। और आपको देश के लिए काम करना है, देश के लोगों के लिए काम करना है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कि यहां से आगे क्या? ये लोग आप पीछे बैकड्रॉप में देख रहे होंगे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। काश मैं वहां होता, मैं इस गाने को इंट्रोड्यूस करता। ये एक फिल्मी सॉन्ग है, लेकिन इस फिल्मी सॉन्ग में दम है। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें एक जज्बा दिखता है। आप हो सके तो यूट्यूब पे जाके उस वीडियो को देखिए। मैं चाहता तो उसका एक कैप्शन लगा सकता था, लेकिन फिर कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप जरूर जाइए, इस वीडियो को देखिए, उस सिनेरियो को देखिए। किस तरह से स्टूडेंट्स की गैदरिंग हुई है, किस तरह से लोग प्ले कार्ड लेके वहां पे खड़े हैं। एग्जैक्टली रियल लाइफ, वो रियल लाइफ था। अब रियल लाइफ जो कि खत्म हुआ है। कमिंग बैक टू दिस, क्या जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? आई एम सॉरी टू से, नहीं होगा। खासकर धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो चार्ज दिया गया है, जिनको चार्ज दिया गया है, उनके बैकग्राउंड को मैंने खंगाला। सबसे पहली तो इंटेंशन देखिए। अगर आपके पास इंटेंशन होता कि आप जो भी गलतियां हुई पास्ट में उसको करेक्ट करके एक नए सिरे से इस एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को, उसको पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे, गलतियां हुई हैं उसको सुधारेंगे, और ये दिखाएंगे लोगों को कि नहीं, हमारे से गलती हुई, अब हम करेक्ट कर रहे हैं, हम करेक्टनेस के बात, मतलब आगे हैं। यहाँ से हुआ कुछ एक्शन दिखावे के लिए हो रहा है, उनको सैक कर दिया गया, उनको सैक कर दिया गया, छोटे छोटे स्केप गोट्स बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान भी चले गए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जिस पर्सन को उसका चार्ज दिया गया है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को चार्ज नहीं दिया गया है। एडिशनल एडिशनल चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक मिनिस्टर को, एक कैबिनेट मिनिस्टर को, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया। व्हाट डज इट मीन एडिशनल चार्ज? अब एडिशनल चार्ज है जो पहले ही काम से दबा हुआ है। पार्लियामेंट्री, दिन भर पार्लियामेंट में हंगामा होता है, उसके तोड़ जोड़ करने पड़ते हैं उसको, कैसे बिल को पास करवाए, वो सारी चीजें करनी होती है जो हर पॉलिटिकल पार्टीज करती है। उसका एक अलग काम होता है। और उस अलग काम को करने वाले को एक एजुकेशन सेक्टर जैसे, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को एज ए एडिशनल पोर्टफोलियो दे दिया।
मजाक बना दिया। व्हाट डू यू थिंक पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फूल? आप क्या दिखाना चाहते हैं एडिशनल पोर्टफोलियो देके? आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप सिंसियर हैं? आपने पैसिफाई तो कर लिया इन जेंजी के लोगों को, स्टूडेंट्स को लेकर, लेकिन क्या यहीं पे रुकेंगे? मैं आई विल मेक श्योर, वी विल मेक श्योर दैट ये यहीं तक नहीं रुके। इनको अब खून लग गया है, ये अपनी सारी डिमांड को पूरा करेंगे। इनको पता चल गया है कि सरकार को किस तरह से कैसे झुकाया जा सकता है। जो इंटरनेशनल मीडिया में इस सरकार की छीछालेदर हुई है, इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी बातें फैल गई कि किस तरह से हमारे एक डेमोक्रेसी को सबसाइड करके एक तरह का डिक्टेटोरियल रिजीम ला दिया गया था। वो सारे लोग, पूरी दुनिया जान गई है। और आपने जो अभी किया है, एक एडिशनल पोर्टफोलियो देके मजाक कर दिया है लोगों के साथ। आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो भाई साहब जो एडिशनल पोर्टफोलियो लिए हैं, मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा इनका निकाला है, पूरा रिसर्च किया है। ठीक है, 3-4 घंटे लगे हैं मुझे। एआई का हेल्प लिया, अपना गूगल रिसर्च किया, उसके बाद मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, उनके बारे में बनाया है। और फिर मैंने बनाया है जेंजी को कैसे इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। आपको फिर से जंतर मंतर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठिए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपने छाए हुए थे, सोशल मीडिया पे जाइए और अपने डिमांड्स को ग्रुप बनाइए। आप एक वर्चुअल पार्क जंतर मंतर बना लीजिए, एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए जंतर मंतर का। अगर आपसे नहीं होता तो कहिए मैं क्रिएट कर देता हूँ, आइए कम आइए उसके मेंबरशिप लीजिए। और उसके बाद इस मूवमेंट को घर से ही बैठे अपने पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कीजिए। वो कहते हैं ना, हमारे जेएनयू में एक स्लोगन चलता था, स्टडी एंड स्ट्रगल टुगेदर। स्टडी एंड स्ट्रगल दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार अभी तक सिंसियर नहीं है। उन्होंने पैसिफाई करके एक सेफ्टी वॉल्व की तरह जो प्रेशर बना हुआ था उसको खुद से निकालने की कोशिश की है। जाया मत जाने दीजिए आपने सेक्रीफाइस को। जो लाठियां आपने खाई हैं, जो आपने आपके ऊपर वो चले हैं, क्या नाम है, स्मोक गन्स चले गए हैं, और कुछ और भी ऐसे ऐसे चीजें चली गई हैं, जो बहनों के साथ बदतमीजियां की हैं दिल्ली पुलिस ने। उनको पुलिस कहना भी, मतलब मैं तो पुलिस नहीं कहूंगा, मतलब मैन इन यूनिफॉर्म कहूंगा। वो मैन इन यूनिफॉर्म नहीं, जो आर्मी वाले होते हैं, ये दूसरे तरह के मैन इन यूनिफॉर्म इनको दे दिया गया है। मतलब पुलिस के नाम पे गुंडे। लड़कियां वहां पे कह रही थी कि हम तो यहाँ पे प्रोटेस्ट में ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं बजाय कि पुलिस से। एक लड़की को कहते हुए मैंने सुना कि कल को पुलिस मेरे को कोई डायरेक्शन देगी तो मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगी, मैं भरोसा नहीं करूंगी। एक भरोसा तक तोड़ दिया है इस पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और जितने भी क्राइम हमारे सिटी में होते हैं, जो दिल्ली में होते हैं, उसके लिए अब पता चल गया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। नॉट द पीपल, नॉट द न्यू जनरेशन, बल्कि ये पुलिस है। कि इनके इनके एटीट्यूड्स फीमेल्स को लेकर क्या है, ये क्या सोचते हैं। एनीवेज, मुद्दा वो नहीं है। आइए चलते हैं, जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उनका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, देखते हैं उनकी क्या काबिलियत है, कितना पढ़े लिखे हैं, और कितना एजुकेशन के क्षेत्र में वो परिवर्तन ला सकते हैं। क्या ये एक खाना पूर्ति की गई है? क्या ये एक लोगों को पैसिफाई करने की कोशिश किया है? आइए इसकी एक स्क्रूटनी करें। लेट्स सी। आइए देखते हैं कि कैसे जो है, क्या है हमारे जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, वो क्या हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनके पीछे उनके ऊपर जो है कोई उनके ऊपर कोई एलिगेशंस है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, किस तरह की चीजें, क्या बैकग्राउंड है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। यस, ये है हमारा। अब मैं इसको, इस पावर पॉइंट को बनाया हूँ।
ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, जो मुरली मनोहर जोशी के कहीं आसपास भी नहीं है। जो वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके आसपास नहीं। सिर्फ आप सरनेम से मत जाइएगा कि जैसे मुरली मनोहर जोशी हैं, उसी तरह से ये जो हैं ये होंगे। इनके एजुकेशन के बारे में पता करेंगे, इनके ऊपर कितने डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस हैं, और उन क्रिमिनल केसेस का क्या स्टेटस है, उसको देखते हैं। प्रहलाद जोशी जो हैं 1962 में पैदा हुए हैं, कर्नाटका से आते हैं, विजयपुरा कर्नाटका में पैदा हुए हैं। इनके प्रायर पोर्टफोलियोज जो हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पार्लियामेंट्री, अभी पार्लियामेंट अफेयर एंड कोल एंड माइंस हैं, अभी भी हैं ये। इनके पास ये चार्ज अभी भी है। ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री और एमएचआरडी का जो दिया गया है, जैसा मैंने पहले बताया, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, न्यू चार्ज, जो कि जुलाई में दिया गया है। अपॉइंटेड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आफ्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन amid the नीट यूजी प्रोटेस्ट। 5 बार के ये लोकसभा में आए हुए हैं, 2004 से ये आते आए हैं। अब आप देखिए इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये एक बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन्होंने किया है, ग्रेजुएशन इन्होंने 1984 में किया है। इंस्टीट्यूशन इनकी जो थी, आर्ट्स कॉलेज हुबली, सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज, केएस आर्ट्स कॉलेज हुबली से किया है, जो कि एफिलिएटेड है कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ से। धारवाड़ में गया हूँ, इट्स अ वंडरफुल सिटी। ओके, वहां से उन्होंने जो कैटेगरी की है वो ग्रेजुएट हुई है। एफिडेविट में इन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है डिक्लेयर नहीं किया है 2004 से लेकर 2024 के बीच में, दैट ही इज नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसा उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया अपने एफिडेविट। अब आते हैं कि इन्होंने किस तरह के अपने डिक्लेयर एफिडेविट्स हैं। ये जो एफिडेविट्स हैं, ये जो डेटा मैं लेके आया हूँ, कलेक्ट किया हूँ, इट्स बेस्ड ऑन टू थिंग्स। जो एफिडेविट फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन में एट द टाइम ऑफ कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, ये सारे पॉलिटिशियंस को, सारे मतलब जो कंटेस्टेंट हैं उनको देना पड़ता है, उसके बेसिस पे, प्लस में एडीआर, ठीक है, एसोसिएशन अगेंस्ट सम डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन, कुछ ऐसा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन करके एडीआर उनको शॉर्ट में कहते हैं, उनके ये पे जो है आपसे वहां से क्लिक किया है। 2004 में इनके ऊपर जो है एलिगेशंस थे, राइटिंग अनलॉफुल असेंबली, असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट। 1990s के पॉलिटिकल एजिटेशन में इनके ऊपर केसेस ये लगे थे, जैसे आपके ऊपर भी केसेस लगे, शायद हटा दिए गए हों। 2009 में इनके ऊपर जीरो केस था, नथिंग, कोई पीसीस डिक्लेयर नहीं किया था 2009 का जब इलेक्शन किए थे। 2014 में इनके ऊपर एक केस था, 1990s में ये गायब था। 2019 में वही एक केस था, हुबली एस हेड स्पीच पे, एंड 2024 में वो केस अब नहीं है, सारा रफा दफा हो गया है। 1990s का जो केस का नेचर था, writing, unlawful assembly, assault on public servant, mischief tied to political agitation। सो एक तरह का पॉलिटिकल केसेस था, तो उसको आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। पॉलिटिकल केसेस तो शायद आपके ऊपर भी लगाया होगा इन लोगों ने प्रेजेंट गवर्नमेंट में। ये सारे केसेस जो हैं खत्म हो गए, कोई पब्लिक रिकॉर्ड इसमें नहीं है, एक्विटल डिस्चार्ज का कुछ भी नहीं है, विड्रॉल नोटिस का कुछ भी नहीं है। मैंने काफी सर्च करने की कोशिश की कि ये सारे केसेस क्या उनके ऊपर से हटा दिए गए, लेकिन ये क्लेम करते हैं नए एफिडेविट में कि ये सारे केसेस जो हैं नहीं है। जब भी हम 2024 के इलेक्शन का एफिडेविट के बारे में बात करें, 2018 में इनके ऊपर एक केस आया था, प्रमोटिंग रिलीजियस एनिमिटी, wounding religious feelings, FIR at Kasbah Pet, PS Hubli, after a speech comparing a local locality to पाकिस्तान। उन्होंने किसी एक लोकेलिटी को पाकिस्तान बनाया था, जो कि हिंदुस्तान का ही अंग है, शायद वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होगा, उसको पाकिस्तान की संज्ञा इन्होंने दे दी। इनके ऊपर कोई पेंडिंग चार्ज नहीं है, 2019 का स्टेशन, कोई अपील फाइल नहीं किया गया, वगैरह वगैरह। 2024 के एफिडेविट में ये डिसअपियर हो गया है, जीरो केस डिक्लेयर हो गया है। सो एज ऑफ नाउ 2026 पे इनके ऊपर
जीरो केसेस हैं. हिज लेटेस्ट एफिडेविट इन लोकसभा डिक्लेयर जीरो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, नो एफआईआर चार्जशीट, no court case currently names him as an accused based on available affidavits and news reporting. टू प्रीवियस डिक्लेयर्ड केसेस जो थे वो वैनिश हो गए, गायब हो गए. ये सारा कंक्लूजन है जो मैंने आपको पहले बताया था. तो इनकी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसमें जीरो पेंडिंग जो है केसेस है इनके ऊपर. तो ये हो गया आपका इनके प्रेजेंटेशन की बात, मतलब इनके बैकग्राउंड की बात. ग्रेजुएट हैं भाई साहब, सिंपल ग्रेजुएट, जो एक किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पास आउट हुए हैं. अब ये साहब जो हैं आपका, आपके पूरे देश का या फिर हमारे पूरे देश के एजुकेशन का कार्यभार इनके ऊपर है. ये पॉलिसीज बनाएंगे. किनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे? स्कूल के बच्चे, गुड. कॉलेज के बच्चे, कॉलेज में कई लेयर्स होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, रिसर्च, ये सारे होते हैं. तो उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे. कौन बनाएंगे? एक सिंपल ग्रेजुएट. इस गवर्नमेंट में इनको एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिला जो इस मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे ले, एडिशनल चार्ज के तौर पे लिया. तो पहला तो मेरा जो मेजर इश्यू जो है इस वीडियो से ये बताने का कि बॉस ये एडिशनल चार्ज दे के मंशा जता दिया है कि भी एजुकेशन इज नॉट अ सीरियस इश्यू फॉर अस. ओके, ठीक है. एजिटेशन में आप आए, आपने हल्ला हुल्ला किया, पेपर लीक सारा चीज हुआ. अब ये लो रिजिग्नेशन मांग रहे थे, लो घर जाओ, बैठो. फिर से बैक टू स्क्वायर होने वाला है. क्योंकि जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, एजिटेशन चल रही थी, इतनी पीक पे डिमांड था, कल ही उत्तराखंड में एक पेपर लीक की घटना हुई है. मेरे पर विश्वास नहीं है, जाके गूगल कीजिए, पता कीजिए कि उत्तराखंड के कौन से कॉलेज में, किस तरह के इंस्टीट्यूट में पेपर लीक की घटना हुई है, कैसे पेपर कैंसिल किया गया है. लेट्स सी क्या चेंजेस लाते हैं ये और मोदी जी की टीम. लेट्स सी. ये सारा चीज भविष्य के गर्भ में है. मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से कि एजुकेशन के मतलब क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म लाएंगे. क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी रही नहीं है. कि जिस तरह के लोगों की अपॉइंटमेंट की थी उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान का मैंने बैकग्राउंड नहीं डिटेल ढूंढा है, लेकिन वो क्या थे वो तो आप सब लोगों ने देख लिया. तो ढूंढे, इससे पहले स्मृति ईरानी थी, उससे पहले एक और आए थे कोई गुजरात के, कोई मनसुखिया और वो थे, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री का दिया गया था. नहीं, एक निशंक थे, मतलब उत्तराखंड के. उनकी क्या एजुकेशन है, उनके क्या डिग्री है, आप जाके तलाश लीजिए, पता कर लीजिए, आपको पता चलेगा. स्मृति ईरानी तो भाई येल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो पॉपुलर है. उनके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सी हुई है उनके एजुकेशन को लेकर. फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, मेरे से भी बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती हैं. तो उससे देख के सुन के लोगों को लगता होगा बहुत एजुकेटेड है. आप देख लीजिए क्या है. उन्होंने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, अंडर ग्रेड डिग्री भी नहीं है. ये भाई साहब के पास तो एक अंडर ग्रेड डिग्री है. ठीक है. तो अंडर ग्रेड डिग्री की होल्डर्स जो हैं वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं. आप कहेंगे चलो कुछ तो पढ़े हैं, अनपढ़ तो नहीं है, गंवार तो नहीं है, चौथी पेश राजा की तरह तो नहीं है, चौथी फेल राजा पास या चौथी पास राजा की तरह तो नहीं है, कुछ तो है, थोड़ा सा बढ़िया है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कर रहे हैं. मैं आपको एक और पावर पॉइंट बनाया हूं, मैं उस पावर पॉइंट को भी दिखाना चाहूंगा. वो पावर पॉइंट बना इसलिए बनाया है मैंने कि पिछले 12 सालों में एजुकेशन का कितना बड़ा सत्यानाश किया गया है, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या एजुकेशन की सिचुएशन है हमारे कंट्री में. हम वर्ल्ड में अपने आप को कहाँ से, हम कहते हैं ना विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हम कितने विश्व गुरु बनने के करीब हैं. वो सारा चीज जो मैं अगले पीपीटी में आपको दिखाना चाहूंगा. आइए चलिए दूसरा पीपीटी देखते हैं. उस पीपीटी के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने कुछ काम करने की कोशिश की, उसको किस तरह से लोगों ने हराया, किस तरह के उनको एलिगेशंस, किस तरह की चीजों में लाकर
फंसाकर उनको साइडलाइन किया गया और सत्ता को वहां पे काबिज में। और उसके बाद सत्ता में आने के बाद फिर से कैसे रिवर्स हो रहे हैं ऑर्डर्स, फिर से सारी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा पर्पस क्या है, आपको प्रोवोक करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना है कि बॉस, ग्राउंड रियलिटी क्या है। एजुकेशन को हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं, हमारी कंट्री में कितना प्रायोरिटी दिया जाता था। मैं थोड़ी बहुत पास्ट की गवर्नमेंट की भी बात करूंगा, प्रेजेंट की गवर्नमेंट की भी बात करूंगा, कितना ज्यादा हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं अपने देश को, के एजुकेशन सेक्टर को। आइए देखते हैं। चलिए। तो देखते हैं ये हमारे जो स्टेट के, हमारे कंट्री में जो एजुकेशन की जो सिचुएशन है, उसका पिछले 12 साल में क्या स्थिति रहा है। व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग। ओके, द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना एक्सेस है, कितना वाइडनिंग गैप है, ये सारी चीजों को देखा है। पब्लिक स्पेंडिंग ट्रेंड्स क्या रहे हैं, स्कूल क्लोजेस एंड प्राइवेटाइजेशन इन द बीमारू स्टेट्स में क्या हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, रिसर्च एंड साइंस की फंडिंग कितनी हो रही है, एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कितनी है। वो तो आपके बारे में, आप तो इसके बारे में जानते ही हैं। उसी को लेकर तो मूवमेंट था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टेट लेवल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट थ्री मेजर पार्टीज जो कंट्री को रूल कर रही हैं, आप, बीजेपी एंड एनडीए, मतलब बीजेपी एनडीए स्टेट्स में, एंड कांग्रेस भी इसमें, कांग्रेस में डालना छोड़ गया, कांग्रेस भी रूल कर रही है, उसके भी इंक्लूड किया। लेसन्स फ्रॉम चाइना एंड जर्मनी एंड अ रिफॉर्म एजेंडा। व्हाट आर द थिंग्स कैन बी डन। ये नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मैं सोल्यूशन भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम अपने एजुकेशन सेक्टर को बढ़िया कर सकते हैं। कैसे एक ढंग का, अगर एक गवर्नमेंट जिसका फोकस एजुकेशन पे हो, वो कितना चेंजेस ला सकता है, वो सामने पता चले। सो दिस इज देयर। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा पब्लिक स्टेट में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, वेयर इंडियाज एजुकेशन स्पेंड रियली स्टैंड्स, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। हाउ मेनी schools have been closed, around 93,000 government school has been shut, okay, mostly concentrated in Hindi belt states. Private substitutes, budget private school for filling the vacuum left behind. यूनिवर्सिटी रैंकिंग हमारी क्या है, व्हाट इज इंडिया की जो टॉप 10, टॉप 200 जो वर्ल्ड की रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज में, क्या इंडिया कोई इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 200 में आती हैं इस समय। रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कितना स्पेंडिंग हो रहा है, क्या उसका रिpercussion होगा, क्या उसकी चीजें होंगी, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से रही हैं अकॉर्डिंग टू नास ऑब्लिक परख रैंकिंग, जो गवर्नमेंट की रैंकिंग होती है, और परख जो है प्राइवेट है। दिल्ली एजुकेशन मॉडल, एक पीरियड था 2015 से लेकर 25, 10 इयर्स का पीरियड था, जिसमें उस समय दिल्ली में एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट रूल करती थी। उसने क्या रिफॉर्म लाए थे, क्या चीज हुए थे, क्या उसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ था, वो सारी चीजें अब मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन जो एक्चुअल वर्क हुआ था वो चीज दिखाऊंगा। और ये सारा डेटा जो है मैंने निकाला है काफी रिसर्च करके। फिर उसके बाद बात करूंगा आप वर्सेस बीजेपी, एनडीए एंड कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, हेड टू हेड लुक एट द आउटकम्स अक्रॉस रूलिंग पार्टीज, एग्जाम इंटीग्रिटी, एजुकेशन माफिया उसके बारे में, मतलब पेपर लीक्स, सॉल्वर गैंग्स, ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी आप जानते हैं, मुझे बताने की उसमें जरूरत नहीं है। आप जो नहीं जानते होंगे वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि चाइना ने क्या डिफरेंट किया हुआ है, और किस तरह की चीजें डिफरेंटली हमारे कंट्री में होनी चाहिए, उसको एज अ वे फॉरवर्ड जो है प्रैक्टिकल रिफॉर्म एजेंडा भी मैं दूंगा। एजुकेशन मिनिस्टर को मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी बढ़िया काम कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और आपकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है।
लेट्स सी। आपको एक एजेंडा देता हूँ, एक चीज देता हूँ, अगर आप उस पर काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे कॉकरोचेज है ना, हमारी जेंजी है ना, वो आपको करा देंगी। और नहीं तो फिर अगले बार 2026 के, 2030 के इलेक्शन में, 2029 के इलेक्शन में आपको टाटा बाय बाय भी ये कर सकते हैं। आपने उनके पावर को देख लिया है, वो क्या है, क्या कर सकते हैं, आपने देख लिया है। वो भी चीज देखेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। बजट। अ बजट दैट हैज नेवर मेट इट्स ओन टारगेट। इतनी सारी कमिटीज बने थे, इतने सारे, मैं ये आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली ऑफ द करंट गवर्नमेंट, में आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट एलोकेशन। ओके। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस जो है, जो हमारा फोकस होना चाहिए था, और ये बात चल रही थी कि अराउंड 6% ऑफ जीडीपी, किसी भी कंट्री का एक जीडीपी होता है, हमारी कंट्री का एक जीडीपी है। काफी ग्रो किया है हमने। तो कितने सारे इस, बहुत सारी कमिटियां बनाई बनी थी, मैंने किताबों में पढ़ा था। फॉरगॉट ऑल दोज कमिटीज का नेम, शायद यशपाल कमेटी और इस तरह के बहुत सारे कमिटियां बनी थी। आई एम सॉरी इफ आई एम नेमिंग द रॉन्ग कमिटी नेम। आप रिसर्च करके पता करें। इतना स्कोप नहीं था इस वीडियो में कि उन सब कमिटियों का नाम लूं। लेकिन उस किसी एक कमिटी ने एक रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है एक सब्जेक्ट जो है, अब नॉर्मली हम तो यूनियन गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, आने वाला सब्जेक्ट है, जिसपे सेंटर की तो अपर हैंड होती है, लेकिन स्टेट भी एक पार्टनर होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है। न कि एक पैसिव पार्टनर है, होता है कि सेंटर ने जो आपको ऑर्डर दिया आप उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। तो एक मतलब कोऑपरेट करते हुए सेंटर के साथ किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए थी, नाइदर किसी स्टेट ने, बारिंग एन एक्सेप्शन मैं बात करूंगा अभी उसको, किसी स्टेट ने ये कोशिश की थी कि एजुकेशन सेक्टर में अपने जीडीपी का इतना परसेंट खर्च करेंगे। फॉर लास्ट 50 years, सिंस 1968 टिल डेट, इट हैज नॉट। सी, मैं सिर्फ यहाँ पे ज्यादा नहीं कलेक्ट कर पाया, क्योंकि मैं सिर्फ 12 साल में ही दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ से कहाँ हुआ है। 2017 में, 18 में 3% ऑफ से भी बिलो था। 2.8% जीडीपी का खर्च किया गया था एजुकेशन में। 18-19 में अगेन सेम लेवल 2.8। थोड़ा सा बढ़ा था 1920 में जाके 2.9। 2021 में अगेन 2.9। 2021-22 में जो कोविड का टाइम था, वो तो और नीचे आ गया 2.7% उस ईयर में। फिर रिवाइज डेटा जो आया हुआ है 22-23 का, ये मैंने सारा डेटा सरकारी चीजों से निकाला है, वो 2.9% ऑफ जीडीपी खर्च की गई, स्पेंडिंग की गई है 2023 में। और 24 का अभी बजटरी एस्टिमेट है। अभी कितना है लोकेशन, अराउंड 3% के आसपास किया गया है, 2.7% रखा गया है। 2.7% of GDP spent on education in 2023-24, combined state and center, as per the Economic Survey of 2024, down from 22.9% and short, well short of 6% target policy since 1968। टारगेट रखा गया था 6% का, उसके आसपास भी नहीं है। प्रीवियस गवर्नमेंट जो है अराउंड 3.31, 3.2, मैं चाहता तो उसको भी कोलेट करता कि कांग्रेस गवर्नमेंट कितना ये करती थी, यूपीए गवर्नमेंट, वो करीब 3 पॉइंट समथिंग रखती थी, वहां से डाउन आके 2.7% आई। ठीक है, 2.9% थी शायद वहां पे, वहां से 2.7% है। तो ये मैंने डेटा निकाला हुआ है। 2.7% ऑफ जीडीपी, मतलब हमारी कंट्री का जो इनकम है, क्रॉस डोमेटिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो इनकम है जिसको होता है, उस 100 रुपये अगर कमाती है तो सिर्फ 2 रुपया 7 पैसे जो है वो गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में खर्च करती है। लेट्स सी।
क्या हुआ है इसका? इसका नतीजा हुआ है कि 93,000 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो शट कर दिए गए। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक करके मैं बताता हूँ। 2004 में जो गवर्नमेंट आई थी, क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह की, उससे पहले उससे पहले वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में थोड़ा सा काम करने की कोशिश की गई थी, और एक दिखा था, एक डिजायर दिखा था, और हमारे ऊपर एक, मतलब सर्व शिक्षा अभियान चलाने की कोशिश की थी वाजपेयी जी ने। प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया था। उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लानी चाहिए, लेकिन प्राइवेट, और हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, जो हम कमाते हैं पैसा, हमारे ऊपर हमारे इनकम टैक्स पे एक एडिशनल सेस लगाया था। उस समय शायद 2% था, 2% से यूपीए गवर्नमेंट ने उसको 3% किया। 3% से अभी मालूम नहीं 4 या 5% है। काफी दिनों से मैंने एजुकेशन सेस नहीं दिया है, तो मुझे पता नहीं, टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आ रहा हूँ 2-3 साल से, तो भाई बेरोजगार हो चुका हूँ। तो भाई टैक्स का रिटर्न बनता नहीं है, टैक्स बनता नहीं, गवर्नमेंट को देता नहीं हो, तो एजुकेशनल सेस के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मेरे ख्याल से 3 to 4% अभी है एजुकेशनल सेस। ये क्या है सेस है? ये एक अलग से टैक्स पेयर्स पे सेस लगाया जाता है कि भाई एजुकेशन के लिए आपको ये टैक्स देना है। अब आप देखिए, एक तरफ फंडिंग कम हो रही है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, उस एजुकेशनल सेक्स सेस लगाने के बावजूद जो 1998 से लेकर 2004 के बीच में जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने लगाया था एजुकेशनल सेस, बीच में उसको और बढ़ाया यूपीए गवर्नमेंट ने। और उसका क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है? उस एजुकेशनल सेस का जो टैक्स देते हैं एज अ टैक्स पेयर हम, 93,000 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो शट कर दिए गए। कैन यू बिलीव? 2014-15 से लेके, और 15 से लेकर 24-25 के बीच में हर दिन 25 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा क्लोजर जो है स्कूल के, पिछले लास्ट 6 इयर्स में हुए हैं, 70,000 प्लस स्कूल्स। आप बिलीव कर सकते हैं? ये देखिए, 11 lakhs टोटल स्कूल्स थे, घट के 10 lakhs हो गए। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सुना है ना नारा आपने? पढ़ रहा है इंडिया? नहीं पढ़ रहा है इंडिया। गवर्नमेंट स्कूल को बंद करो। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने से, चूंकि आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे को क्या सेहत में पड़ता है? हमें तो भैया बढ़िया स्कूल चाहिए, प्राइवेट स्कूल तो बढ़िया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, एसी कार्स है, एसी क्लासरूम्स हैं, तो वहां तो हम पैसे दे के एजुकेशन ले सकते हैं। बट आपको पता है कि क्या हो रहा है? ये गवर्नमेंट स्कूल्स जब बंद होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स पे किस तरह से प्रेशर्स पड़ता है, किस तरह से प्रेशर्स पड़ता है, उसकी बात मैं सिर्फ इसी स्लाइड्स पे रखे हुए आपसे करना चाहता हूँ। उस दिन जो मैं गया था इस मूवमेंट में, जंतर मंतर पे, मेरे से यूपी के एक भाई साहब मिले, जो आगरा के पास एक छोटे से कस्बे से आते थे। उन्होंने कस्बे का नाम नहीं बताया, बोला कि आगरा के पास एक छोटा सा टाउनशिप है, वहां के स्कूल की बात बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि उनके स्कूल में बच्चे को एडमिशन तभी मिलता है जब पूरे साल, जब बच्चों को वहीं के टीचर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए, मतलब प्राइवेट ट्यूशन, एक तो आप स्कूल का फी दे रहे, प्लस में प्राइवेट ट्यूशंस के लिए आपको पैसे देने, जब तक आप वो लेंगे नहीं आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आपको वो पैकेज लेना होगा। मैंने पूछा क्या? किसी ने कहा "हाँ जी हम लेंगे"। एडमिशन ले लिया और बाद में उन्होंने नहीं लिया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले ही ले लेंगे, साल भर का पूरा फी ले लेंगे, ट्यूशन फी, ट्यूशंस का। और वो आपको एजुकेशन के, आपको ट्यूशन पढ़ाने के नाम पे पहले ही से पूरे साल में आपको देना पड़ता है। तो ये स्थिति है। अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे, बोल रहे थे इस पे एक वीडियो बनाइए। मैं कहा कि मैं वीडियो बना के मैं डाल भी दूं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आप एजुकेशन के मुद्दे पे आए हैं,
आप इस मुद्दे को उठाइए। लेकिन मैं अपने वीडियो में कहीं ना कहीं इस बात के जिक्र करूंगा, और आज मैंने कर दिया। तो जो मैं कह रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल जब खुलते हैं के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इस तरह के अनड्यू डिमांड्स आते हैं। अब हमारे डॉटर के स्कूल्स में आपको उन डॉटर का यूनिफॉर्म स्कूल से लेना है, बुक यूनिफॉर्म स्कूल से लेना है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे तरफ से, हमारे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे तरफ प्राइवेट स्कूल में हमारे समय में तो बिल्कुल नहीं था कि आपको स्कूल से ही किताबें लेनी है। बिल्कुल नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम किताब बाहर से जाके लेते थे। कई बार तो हम पुराने जो है 50% में जाके दुकानदार से पुरानी किताबें 50-60% में सेकेंड हैंड ले लेते थे सस्ते के लिए, और वही किताबें चलती रहती थी। कोई बदलता नहीं था। गवर्नमेंट्स की किताबें तो थी, गवर्नमेंट से पब्लिकेशन में जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उस तरह की बुक्स होती थी, और वो बहुत सब्सिडाइज रेट में मिलती थी। एजुकेशन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। अब क्या हो रहा है, जब ये गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जहां कहाँ जाएंगे? जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो छोटे 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 जो मशरूम की तरह जो गांव गली खुली में, या तो स्कूल से ड्रॉप आउट होके रह जाएंगे खेतों में, अनपढ़ रह जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे? इस तरह से अभी मैं आपको बताता हूँ यूपी में क्या स्कीम निकाला है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट में इसके अगले स्लाइड में भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं इसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक बढ़िया सा स्कीम निकाला है। वो बढ़िया सा स्कीम क्या है कि अगर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, तो 2,500 रुपये पर बच्चा आपको गवर्नमेंट देगी। आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाइए। भाई साहब, वहां के लोग तो बड़े खुश हो गए कि 2,500 रुपया मिल रहा है हमारे को, और हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएं जहाँ पे ठीक से पढ़ाई नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, सब अलग अलग तरह के होते हैं। प्राइवेट स्कूल में टाई लगाने वाले स्कूल में बच्चे टाई लगा के जाएंगे, मेरा बच्चा बढ़िया ड्रेस पहन के जाएगा, उसमें जाएंगे, और इसका पैसा जो है सरकार खर्च करेगी। आपको पता है ये किस लिए किया गया है? चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ। आपको पता है कि ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि इन स्कूलों को, जो एग्जिस्टिंग स्कूलों को बंद किया जाए, ये कह के कि यहाँ तो बच्चे ही नहीं आते। जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो स्कूल किस लिए रहेगा? और एक बार जब ये स्कूल बंद हो जाएगा, उसके बाद, एक बार जब स्कूल बंद हो गया, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे जो है, जैसे गैस की सब्सिडी आपसे वापस ले ली गई है, ये 2,500 भी आपसे वापस ले लिया जाए। फिर कोई उज्ज्वला स्कीम की तरह निकलेगा कि भाई आपको ये दिखाना होगा कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के, बैकवर्ड क्लास के हैं, या फिर डाउन ट्रोडन हैं, तभी आपको वो 2,500 मिलेगा। और क्या वो ढाई प्राइवेट स्कूल का फी 2,500 ही रहेगा? 5,000 होगा, 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा। मतलब मशरूम्स की तरह जो प्राइवेट स्कूल्स खुल जाएंगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, जहां पे अंडर क्वालिफाइड टीचर्स या सेमी क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं हायर किए जाएंगे, और वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और वो कितना पढ़ाएंगे, कितना ध्यान देंगे, वो आप ही जानते हैं। अगर आप इस चीज में खुश हैं तो आप खुश रहिए। अभी आते हैं, चलिए बात करते हैं क्लोजेस और हैवीएस्ट इन बीमारू स्टेज। एंड मैं बताता हूँ बीमारू स्टेज बहुत पहले किसी इकोनॉमिस्ट ने ये कॉइन किया था। बीमारू, BI फॉर बिहार, MA फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, एंड U फॉर उत्तर प्रदेश। इनको क्यों बीमारू कहते हैं? इनको कुछ दूसरे शब्दों में काऊ बेल्ट भी कहते हैं। काऊ बेल्ट इसलिए कहते हैं, यहाँ पे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता वाला हिसाब किताब है। वहां पे गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और हिंदी बेल्ट है। और यहाँ पे एजुकेशन मतलब जो सिस्टम है उसका जो ये है, ये देखिए क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है। Bimaru term coined by the demographer Ashish Bose in 1885 in Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, play on Hindu word Bimar or sick, describing states then lagging in health, legacy, and development indicators. It is now used loosely to include neighbors like
उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, मतलब अब बीमारू स्टेट्स में ये भी इंक्लूड हैं, और होंगे भी, क्यों नहीं, कि उनकी भी स्थिति वैसे ही है। बिहार, ये नेबर्स, ये सारी चीजें। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के कैसे क्लोजेस हुई हैं देखिए, मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा स्कूल क्लोज किया, 29,439। सेकेंड पोजीशन में कौन है? हमारे उत्तर प्रदेश, यूपी जी, अपना प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का वाला प्रदेश। वहां पे 25,000 गवर्नमेंट स्कूल बन गए। थर्ड में आता है हमारो राजस्थान, ठीक है। देन आते हैं उड़ीसा, देन आते हैं झारखंड। बिहार में नेट चेंज जो है माइनस में गया, मतलब इतने स्कूल्स नए खुले हैं। किस तरह के स्कूल खुले हैं? थोड़ा सा नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने अपने पहले टर्म में कुछ ज्यादा बढ़िया काम किया था, एजुकेशन पे फोकस किया था। गलत चीज मैं नहीं कहूंगा। उस जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी उस समय, वाजपेयी जी सेंटर में रूल करते थे, एजुकेशन पे फोकस था वाजपेयी जी के समय में, तभी तो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। लेकिन अभी क्या स्थिति है? बिहार के बच्चे बताएंगे, भैया आप लोग आए थे ना धरने पे, आप लोग बताओ आपके यहाँ कितनी स्कूलें बंद होती हैं। इस वीडियो पे कमेंट करो और मुझे बताओ। मुझे नहीं विश्वास होता है, ये डेटा मैं गलत नहीं डालना चाहता था। जो मुझे डेटा मिला उसी पे मैंने पावर पॉइंट बनवाया और इसको लगाया। ये है, ये डेटा है एमपी में। आपको जैसा मैंने बताया, स्कूल किस तरह से बहाना कर करके जो है वो बंद किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स खोला जा रहा है, क्या कहा जाता है, किस वजह से किया जा सकता है। द प्राइवेट सब्स्टिट्यूट एज गवर्नमेंट स्कूल क्लोजेस बजट प्राइवेट स्कूल्स मल्टीप्लाई इन द सेम स्टेट द सेम डिकेट लो फ्री बजट प्राइवेट स्कूल्स लो फी बजट प्राइवेट स्कूल्स हैव एक्सपैंडेड रैपिडली। मैंने बताया ना, छोटे 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 मशरूम्स की तरह स्कूल्स खेलेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड अनट्रेन्ड टीचर्स और सेमी ट्रेन्ड टीचर्स, अंडर क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वहां पे पढ़ते हैं। विलेजेस, टाउन्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनको मर्ज करके शट कर दिया गया है, या तो उसको दो स्कूलों को मिला के मर्ज कर दिया गया है। बच्चों को स्कूल जो अपने आस पास होता था उनसे बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो कहें भैया गवर्नमेंट का 2,500 का स्कीम ले लो और पास के प्राइवेट स्कूल में डाल दो। करता क्या ना करता। नेशनली 43,000 न्यू प्राइवेट स्कूल्स ओपन किए गए हैं और 89,000 गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन किए गए हैं। हाँ, ये है सिनारियो हमारे देश का। ये है, उत्तर प्रदेश में देखिए कितने प्राइवेट स्कूल्स खोले गए हैं और कितने बंद किए। ये है, ये डेटा है आपके सामने। जो ब्लू वाला है वो प्राइवेट स्कूल्स खोले गए हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद किए गए हैं, जो आपको येलो में दिख रहा है। बिहार में जो है प्राइवेट स्कूल का ग्रोथ, यही है डेटा। प्राइवेट स्कूल जो है +179%। इसीलिए बिहार का जो डेटा जो है कलेक्ट करने पे वो नेगेटिव में दिखा रहा है स्कूल क्लोजर्स पे, मतलब वहां पे काम बढ़िया हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है? 179% प्राइवेट स्कूल्स खोले गए हैं। किसी भी स्टेट में इतना ज्यादा शार्प राइज नहीं हुआ है। और ये प्राइवेट स्कूल्स किनके होते हैं? मैं भी थोड़ा सा दिल्ली की भी बात करूंगा, दिल्ली भी आने वाला है। और दिल्ली में जब बात करूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली वासी हूँ, तो मैं दिल्ली पे विशेष मेहरबानी करूंगा और इसमें मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। 25% ग्रोथ हुआ है यूपी में, लेकिन वही है। बजट प्राइवेट स्कूल चार्ज fees a free government school did not, shifting cost onto poor and rural families even where quality is uneven। मतलब कहने का सेंस है कि जो बच्चे जो है स्कूल शिफ्ट कर दे गया, मर्ज कर दिया गया, तो वहां पे जो कॉस्ट लगेगा तो क्या करते, गवर्नमेंट का स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया, 2,500 लिया, पास के प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। बच्चा टाई लगा के स्कूल में जाता है, थोड़ा सा अंग्रेजी के शब्द, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, ऐसा करके बोलता है, मम्मी पापा दोनों खुश, मेरा बेटा तो इंग्लिश बोलने लगा। एजुकेशन हो गया जी। जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, जो पर्पस होता है एजुकेशन का, मैं जर्मनी में रह के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ क्या है वहाँ की एजुकेशन। चाइना में गया नहीं,
चाइना का ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, जो मुझे प्राइवेट मिला। जर्मनी के स्कूल में जाके मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर जाके वहाँ पे ढूंढा कि जाके मैं देखूं क्या है। मैं वहाँ पे 3 महीना रहा था। तो 3 महीने में मैं जब भी वीकेंड्स में मैं जाता था, और मुझे टाइम मिलता था, जब कभी ऑफिस हॉलीडे होता था तो जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या मुझे मिला वो भी मैं बताऊंगा अगले स्लाइड पे। रैशनलाइजेशन और रिट्रीट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट केस क्या है? मेनी स्कूल क्लोज हैड फॉलोइंग जीरो इनरोलमेंट। मैंने बताया ना, वो जीरो इनरोलमेंट दिखाते थे। कैसे दिखाते थे? बच्चों को पैसा दिया, भैया जाओ। जीरो इनरोलमेंट इसलिए नो स्टूडेंट, तो बंद कर दो। पेयरिंग किया, कंसोलिडेशन ऑफ पुअर स्कार्स टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू लोअर फ्यू इक्विप कैंपसेस बना दिए गए। मतलब इतने खराब खराब कैंपसेस हैं। अगर आप यूपी में जाएंगे, आपको सरकारी स्कूलों का जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनके हालत देखेंगे। यूपी वाले भैया लोग मिले थे, प्लीज भैया लोग प्लीज बताइए कि क्या हाल चाल थे। ऑफिशियल से नो चाइल्ड हैज बीन डिनाइड एक्सेस, नियर बाई स्कूल ऑब्जर्व ट्रांसफर्ड स्टूडेंट्स। ये बताया गया, ये गवर्नमेंट का केस है सर। स्टेट लाइक एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल हैव सिमिलर कंसोलिडेशन ड्राइव फॉर अ डिकेड अक्रॉस डिफरेंट रूलिंग पार्टी। हिमाचल में इस समय कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी सफल करती है, वहां पे आते हैं। एमपी में बहुत दिनों से बीजेपी ही चल रही है। तो लेट्स सी क्या करते आए हैं ये लोग। क्रिटिक्स का कहना है अंडर चिल्ड्रन, यंगर चिल्ड्रन, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था राइट टू एजुकेशन को, फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाया था, लेकिन एक राइट बनाया था, राइट टू एजुकेशन। कि भाई उनकी स्कूलिंग विद इन 1 किलोमीटर होगी, पोस्ट टू ट्रैवल फर्दर, विच इट सेल्फ डिप्रेसेस एनवायरमेंट एंड ड्राइव ड्रॉप आउट्स। हमारी कंट्री में जहाँ पे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं एजुकेशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद अशिक्षित है, तो उनको लगता है बच्चा है तो पैसा कमा के लाएगा और ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि उनकी पढ़ाई पे हम पैसा खर्च करें। उसमें गवर्नमेंट को स्कीम्स निकालनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को इंकरेजमेंट देनी चाहिए थी कि बच्चों को इनरोल कराएं। लेकिन इनरोलमेंट रेट जो है क्या है? मैंने बहुत सारे स्कूल प्रोजेक्ट में काम किया है, गोवा में काम किया है मैंने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था कांग्रेस के जमाने पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे भी के डेटा को कलेक्ट करने गया था, वहां का गोवा का भी मैं बात करूंगा, अभी अगले स्लाइड में करूंगा। क्लोजेस जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल साथ में खुलते जा रहे हैं, उसी के साथ राइट टू एजुकेशन एजुकेशन एक्ट जो यूपीए गवर्नमेंट ने आई गई थी कि नेबरहुड गारंटी होगा, वो कंप्लीटली इरोड कर दिया गया था। मिड डे मील स्कीम होगा। मिड डे मील की क्या स्थिति है? अगर जो भी एग्जिस्टिंग है वहां पे, अभी नया नया चला है कि भैया उनको अंडे नहीं खिलाएंगे। तो अंडे नहीं खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे भैया? पानी वाला दूध खिलाएंगे, उबला हुआ चावल खिलाएंगे, पानी वाली दाल खिलाएंगे। वेरी गुड, खिलाइए, बच्चे आएंगे। उसी खाने को बेचारे भूखे रहते हैं, कुछ तो खाने के लिए आएंगे स्कूल में। पेरेंट्स एंड टीचर्स यूनियंस इन राजस्थान एंड ऑल हैव staged repeated protest against specific measures। ओ नहीं, यहीं पे बात करते हैं वो थोड़ा सा नहीं, ऐसा करते हैं, उस पे जाके फिर पीछे आएंगे। ये दिल्ली वाला काम क्या? हाँ जी, यहाँ पे आता है दिल्ली वाला। तो स्लाइड इधर उधर हो गया है थोड़ा सा। नाउ कमिंग टू दिस, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स जो हैं खराब काम किए। कुछ स्टेट्स जो हैं उनमें क्या है, एजुकेशन सिस्टम में किस तरह की चीज की गई है, जिसमें सबसे बढ़िया जो आता है चंडीगढ़ एंड पंजाब का आता है। दिल्ली थर्ड पोजीशन पे आते हैं 2023-24 के डेटा पे। दिल्ली को जो है आपको बड़े स्टेट्स के साथ कंपेयर किया जाता है उस पॉइंट से। गुजरात फोर्थ में, केरला फिफ्थ पे, महाराष्ट्र सिक्स पे, उत्तर प्रदेश सेवेंथ पे, एंड बिहार तो एट पे। क्या है जी? टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट ट्रैक स्टेट लेवल स्कूल परफॉर्मेंस की बात हो। ओवर 1,000 पॉइंट गवर्नेंस एंड आउटकम स्कोर कार्ड ये है। चंडीगढ़ के लोगों ने 19 लिया, पंजाब 610, दिल्ली 605, गुजरात 600, केरला 595, महाराष्ट्र 590, उत्तर प्रदेश 545, बिहार 470।
आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बस कि एजुकेशन सेक्टर पे अगर किसी दो स्टेट में, तीन स्टेट में बात करें, ऐसे तो बंगाल में भी ठीक काम हो रहा था, केरला में तो, केरला की बात बाद में करूंगा, और ऐसे महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक काम हो रहा था, थोड़ा बहुत हिमाचल में भी कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू द बीमारू स्टेट्स थोड़ा बढ़िया था। बाकी जो बीमारू स्टेट्स की जो पोजीशन है वो मैंने पहले बता दी है, क्या स्कूल कैसे बंद हो रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो गवर्नमेंट बनी थी, क्या कहते हैं, दिल्ली में 2000 में, इसका अगला स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये वाला स्लाइड, ये आप गवर्नमेंट का एजुकेशनल पोस्ट सबसे सिग्निफिकेंट। अगर किसी ने एजुकेशन को, ऐसे तो केरला का एजुकेशन सिस्टम जो है कंट्री में दी बेस्ट है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, नोवेयर स्टैंड नियर केरला व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। इसीलिए वहां पे 100% लिटरेसी है। वहां पे चाहे लेफ्ट की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया है। साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, रिलेटिवली नॉर्थ के स्टेट से बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नॉर्थ के स्टेट्स को साउथ के स्टेट से सीखना चाहिए। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट काम हुआ है, हुआ था, हुआ है नहीं, हुआ था, वॉज बिटवीन 2015 एंड 25। ठीक है, अराउंड 25% ऑफ बजट, टोटल बजट का उन्होंने, नॉट 6%, नॉट 10%, 25% ऑफ इस बजट जो है उसकी एलोकेशन किसके लिए की गई थी? एजुकेशन में। 25% ऑफ दिस, हाईएस्ट अमंग द स्टेट वर्सेस ऑफ -15% नेशनल, टोटल बजट का। ये जीडीपी नहीं है, टोटल बजट का। स्कूल्स पे कितने खर्च किए गए? जो पहले जो था, प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, 6208 करोड़ से बढ़ाकर इसको 15815 करोड़ कर दी गई। पास रेट 97.9% जो है, सीबीएसई बोर्ड में बच्चों का परफॉर्मेंस रहा था। 1000+ स्कूल्स को रेनोवेट किया गया है, जिसको स्टेट एससीईआरटी, कैम्ब्रिज आईएमए जैसे और कुछ मॉडल स्कूल्स खोले गए थे, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। ये जो 10 इयर्स का पीरियड था, ये दिल्ली वासी के लिए, हम दिल्ली वालों के लिए एक, आप कह सकते हो कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्वर्णिम पीरियड। जितने बढ़िया काम हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक की है, जैसे टॉयलेट्स को ठीक किया गया, बच्चों के को किताबें, यूनिफॉर्म, गवर्नमेंट स्कूल्स में पीटीएम्स कराए गए, ये सारी चीजें जो है, तभी तो 2004, 2015 से 2020 के बीच में जो बढ़िया काम किया था, इसीलिए काफी लोगों ने उसको रिपीट किया। बहुत सारी चीजें की गई थी, कुछ स्कीम्स चलाई गई थी, चुनौती, जिसमें रिमेडियल प्रोग्राम्स लगाए गए थे, जो चैलेंजिंग बच्चे जो थे, जो पीछे थे, जो बढ़िया परफॉर्म नहीं करते थे, उनके लिए हैप्पीनेस करिकुलम बनाया गया था दलाई लामा के साथ मिलके, कि बच्चे एग्जाम स्कूल में आए तो टेंशन न लेके जाएं, वो हॉरिफाइड ना हो, जो कि स्कूलों में होता है। सबसे बड़ी बात की गई थी कि जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे का एडमिशन होता था, पहले क्या होता था कि स्कूल्स क्या करते थे कि उस कोटा में नॉर्मल बच्चों को, जो इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, उसमें डाल देते थे पैसे लेकर। उसको उन्होंने ऑनलाइन और लॉटरी बेस्ड कराया गया। 3000 सीट्स जो है लॉकेट किया गया था उसमें। मोहल्ला क्लिनिक्स खोले गए स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए। मोहल्ला क्लिनिक्स तो एक दूसरा इशू, आई डोंट नो व्हाई मोहल्ला क्लिनिक्स का डेटा इसमें आ गया। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज बनाई गई। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक स्टाइल की, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक स्टाइल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हर एक मोहल्ले में बनाई गई। तो ये कुछ रिवोल्यूशनरी काम हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड द एक्स एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। मैंने किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर को इतना सिंसियरली काम करते हुए नहीं देखा।
आप मुझे बोलेंगे कि मैं तो आप सपोर्टर हूँ या फिर आपको ये करने वाला हूँ। बॉस, मुझे आप कांग्रेस बीजेपी, अगर मेरी आइडियोलॉजी कहीं जाती है नजदीक, तो कांग्रेस से ज्यादा नजदीक जाती है। अगर मुझे आइडियोलॉजिकली अगर आप बोलेंगे, तो फिर मैं आप गवर्नमेंट जिन्होंने अच्छा काम कल को, ये अच्छा, मैंने वाजपेयी जी के समय में बताया कि फोकस था, सर्व शिक्षा अभियान वाजपेयी जी लाए थे। ठीक है। मैंने मनमोहन सिंह की भी बात की कि मनमोहन सिंह के समय में भी फोकस था, उन्होंने भी इसको बढ़ाया था, इस पे राइट टू एजुकेशन लाए थे। लेकिन क्या ये लास्ट 12 साल में ऐसा हुआ है? दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशंस, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लगाकर गवर्नमेंट को हटा दिया गया। नेट रिजल्ट ये रहा कि गवर्नमेंट यहां से चली गई, हार गई, बाहर हो गई। अभी क्या हो रहा है? सारे पॉलिसीज, आई विल नॉट टॉक अबाउट मोहल्ला क्लिनिक कैसे बंद हो रहे हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक आज से हेल्थ तो टॉपिक ही नहीं है बॉस। टॉपिक आज सिर्फ एजुकेशन का है। तो धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें जो है बंद हो रही। मैं अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे गया नहीं हूँ, मुझे जाकर देखना है उनकी क्या स्थिति है। गवर्नमेंट स्कूल्स धीरे धीरे वही चले आ रहे हैं, परफॉर्मेंस वही हो रहा है, उसी तरह से पीछे चला आ रहा है। क्या उस पिछले गवर्नमेंट के अच्छे काम को ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? द आंसर इज नो। बहुत सारे रिविजन्स हो रहे हैं, इसके रिजल्ट आपको कुछ दिनों बाद पता चलेंगे। वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हेल्थ सेक्टर के जो स्कैम्स हुए हैं तो आपको पता चल ही जाए क्या होगा अभी तक। एजुकेशन सेक्टर के भी स्कैम्स जो हैं अभी बहुत जल्दी जो है आने वाले हैं। तो ये स्थिति है कि जो एक बढ़िया काम करने वाले लोग थे उनको लोगों ने हरा दिया, और कुछ इधर उधर की चीजें भी हुई थी। तो हमारे देश में भाई साहब जो काम करने वाले एजुकेशन सेक्टर में, उनको ये एलिगेशन वो एलिगेशंस लगाकर, कितना सच था कितना सच झूठ था, सारे केसेस रफा दफा हो गए, सब एक्विटेड हो गए। सारे केसेस जो है, जितने ब्राइबरी केसेस और जितना भी घोटाला था, वो शराब घोटाला, वो सारे केसेस जो कोर्ट ने खारिज कर दिए। अब ये दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट उसी को हाई कोर्ट में लेके गई है, हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये केसेस चलता रहेगा। लेकिन सफर क्या किया? एक अच्छी खासी एजुकेशन चीजें चल रही थी, एक बढ़िया सा सिस्टम चल रहा था। एक ऐसा समय आ गया था जब मेरे जैसे लोग सोच रहे थे कि हम प्राइवेट स्कूल्स में क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। मैं अपनी डॉटर को बोलता था मैं केजरीवाल की स्कूल में डाल दूंगा, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में डाल दूंगा। अब तो मैं उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में डालने से 5 बार सोचूंगा, 10 बार सोचूंगा। अगर मैं अपने, तो मैं बात कर रहा था कि क्या होता है अभी, क्या हो रहा है दिल्ली में पिछले 3 सालों में। कितना साल हुआ? 2025 26, 1.5 साल 1.5 साल होने जा रहा है। हाँ जी, इस गवर्नमेंट को आए हुए 1.5 साल हुआ है। इस 1.5 सालों में क्या दिल्ली वालों को एजुकेशन सेक्टर में मिला है? प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी अपने स्कूल फी बढ़ाए हैं, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने उस पे कैप लगा दिया था कि विल हैव टू कम, यू हैव टू गेट द ऑडिट डन। ऑडिट कराना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप फी बढ़ा सकते हैं। प्लस में उन्होंने कहा था, बहुत सारी चीजें की थी, जैसे ईडब्ल्यूएस का, कि जो गवर्नमेंट फंडेड जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लैंड पे ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट पर लैंड पे अपना बनाए हैं, उनको, जो ईडब्ल्यूएस के लोगों को पढ़ाना कंपलसरी किया जाएगा, और उसका लॉटरी सिस्टम के थ्रू होगा उनके एडमिशन, न कि उनके विम्स एंड फैंसीज में होगा। तो ये चीजें चल रही थी। अब आता हूं मैं ये बात करने के लिए हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहाँ पे है। यूनिवर्सिटी एजुकेशंस में क्या हम वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में कहीं हैं, फिगर करती हैं? या किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, फॉरगेट अबाउट जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज मशरूम्स की तरह खुले हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है, मुंबई यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी, ये सारे मिलाकर अच्छे अच्छे आईआईएम एंड ऑल, जो बड़े बड़े टॉप क्लास के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, क्या उनमें से कोई भी हमारे टॉप, वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आते हैं? No. How many universities figures in the top 200 universities of the world? Answer is zero.
जीरो। एज कंपेयर टू चाइना, 13 यूनिवर्सिटीज इन द टॉप 200। इंडिया की जो टॉप जो है यूनिवर्सिटी जो आती है, टाइम्स हायर एजुकेशन जो सर्वे होता है, टी कहते हैं, THE, वर्ल्ड रैंकिंग के, तो 2026 में आया था टॉप 200 में। IISC बेंगलुरु, इनका बैंड किया गया, इंडिया बेस्ट प्लेस इंस्टीट्यूट सिट्स इन 200 to 250 बैंड में आते हैं। इस बैंड में आ रहे हैं, मतलब 250 के टॉप में, 201 से और 250 के बीच में कहीं फिगर कर रहे हैं भाई। ये स्थिति है। एक सिंगल इंस्टीट्यूट। IIM कहाँ पे है, जाके पता कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये एजुकेशन सेक्टर का इस हिसाब किताब है हमारे यहाँ। अब क्या होता है, किस तरह की चीज शॉर्टफॉल्स है हमारे यहाँ, क्रॉनिक रिसर्च अंडर फंडिंग। हमारे यहाँ रिसर्च की अंडर फंडिंग होती है, फैकल्टी शॉर्टेज है, लो PhD डेंसिटीज हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। अब उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। UGC की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस बनी थी, या अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो फंडिंग करती थी, उनकी फंडिंग हटाई जा रही है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की है। मेनी IITs, NIT, NITs एंड स्टेट यूनिवर्सिटी रन विद 25 to 40% फैकल्टी वैकेंसीज। लो स्टाफ है, टीचर्स भी नहीं होंगे तो पढ़ाए कहाँ जाएंगे। भाई साहब, अगर आपको एजुकेशन सिस्टम का अगर बुरा हालत देखना है ना, तो एक बार बिहार के यूनिवर्सिटीज में चले जाइए। यूपी तो स्टिल बेटर है, बिहार की यूनिवर्सिटीज में जाइए और आप पता कीजिए कि वहां पे कितने एकेडमिक ईयर्स पीछे हैं। इस साल अगर जो लोग वहां पे एग्जाम देंगे ना बैचलर्स डिग्री का, वो कौन से बैच के होंगे मालूम है आपको? 2026-27 बैच के नहीं होंगे, वो कहीं 23, 24, 25, 26, 24, 25 के बैच के होंगे। मतलब 2-3 साल पेस पीछे जो है उनका चल रहा है। मतलब 26-27 वाले बैच वाले जो हैं, वो अपना फाइनल एग्जाम कब देंगे? वो एग्जाम कब देंगे? वो शायद 28-29 में देंगे। एग्जाम भी नहीं कंडक्ट होते हैं। ये है सिस्टम, लिमिटेड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। अब क्या हो रहा है आप देखिए, क्या हुआ था कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में एक बढ़िया सी स्कीम लाई गई थी। मैं उसको बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ, उस समय एजुकेशन मिनिस्टर जो हुआ करते थे, या आपको HRD मिनिस्टर होते थे, वो कपिल सिब्बल होते थे, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने एक स्कीम लाई थी कि ये जो हमारे बच्चे विदेशों में चले जाते हैं, विदेशों के फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनको जो है अपनी कंट्री में कहा था कि उन्हीं का एक ब्रांच खोल दिया जाएगा, तो हमारे बच्चे को विदेश जाके नहीं पढ़ना होगा, वो अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहीं पे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेक्स बचेगा, हमारे यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट होगा, टीचर्स टीचिंग क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होगा, तो उससे हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉम्पिटिटिव होंगे। ये होगा। उस चीज को तो इन्होंने आगे बढ़ाया नहीं। वो खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आए हुए हैं। अभी जानते हैं क्या है, आपको बहुत सारे इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन गए, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटीज। आपने सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी। क्या रिसर्च कर रही है भाई साहब, चाइना के रोबो को AI समिट में अपना बता के दिखा दिया। अब तो गलगोटिया वाले बेचारे बच्चे भी जो है ना, अपने आप को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट जो है बताने से शर्माएंगे। जैसे हम बहुत शान से बोलते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते थे, या फिर जाते हैं, या जाएंगे, कि मैं तो JNU प्रोडक्ट हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं नया, मुझे नई क्लासेस, नए स्टूडेंट मिलते हैं कि मैंने JNU से पढ़ा हुआ है। गलगोटिया वाले क्या ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लोग अपॉइंटमेंट नहीं देंगे गलगोटिया वालों को, जबकि उनका हुआ था, उन यूनिवर्सिटी की बनी थी कि वो वहीं से प्लेसमेंट कराएंगे। कितना प्लेसमेंट कराते हैं, क्या कराते हैं? अमिटी वाले कितने कराते हैं? इसी तरह के बहुत सारे हैं, जिंदल के हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल गए, यूनिवर्सिटीज खुल गई।
और वो आपको डिग्रीज दे रही है। हालात ये है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे परसेंटेज बहुत हाई जाता था, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता था एडमिशन्स के लिए, आजकल बहुत सारे कोर्सेज में उनको स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? जिनके पास भी पैसा है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के यूजीसी के फंडिंग से चलती है, वहां से फंडिंग बंद कर रही है या कम कर रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहे हैं, सारी चीजें हो रहा है। तो लोगों को लग रहा है, जब प्राइवेट, जो उनके पास पैसे हैं उनको लग रहा है कि भाई जब पैसा ही दे के करना है तो गवर्नमेंट में क्यों जाएं, प्राइवेट में करें। इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गलगोटिया के अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपकी आंखें फटी रहेगी, वाओ व्हाट ए यूनिवर्सिटी इट इज, बिल्डिंग देख करके। पढ़ाई क्या होती है, फैकल्टी क्या होती है, आप खुद जाके पता कीजिए और सारे चीज। बॉटम लाइन ये है कि हमारी गवर्नमेंट का फोकस चेंज हो गया है। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो फंडिंग हुई है वो कितनी कम हुई है, वो आप देख लीजिए। जीडीपी के कितने परसेंटेज हम अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस कंट्री में रिसर्च नहीं होगा, उस कंट्री में कैसे लोग ग्रो करेंगे, वो कंट्री कैसे ग्रो होगी, वो कंट्री कैसे विश्व गुरु बनेगा रिसर्च में। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि हमारे जो नासा का भाई है, हमारा इंडियन भाई, इसरो, उसके करीब 100 से ऊपर साइंटिस्ट नौकरी छोड़ चुके हैं। अभी मैंने सुना था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली का, जो कि कंट्री की टॉप क्लास की कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहां से बड़े बड़े फैकल्टीज जो हैं रिजाइन करके, वॉलंटरी रिजाइन करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? देयर इज अ कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। देयर इज अ कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। तो क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, क्या नुकसान होएगा, वो आपको आगे बताते हैं। आप देख लीजिए पहले, यहाँ पे इंडिया जो है वन पोजीशन पे, यहाँ पे नीचे में बॉटम में है। वर्ल्ड एवरेज ये है। वर्ल्ड एवरेज तो भाई पूरे कंट्री को मिला के होता है। चाइना जो है इस पोजीशन पे है, यूएसए इस पोजीशन पे हो। कितने हैं? 1% से भी लेस जो है इंडिया का जाता है, इसलिए वन पे दिया गया। 0.64 से लेके 0.66% जो है जीडीपी का जो हम खर्च करते हैं रिसर्च। 36% ऑफ जो चीजें हैं गेट जो है वो कहाँ से आती हैं? प्राइवेट इंडस्ट्री से। फार बिलो फ्रॉम द 50 to 70%। यूएस में कम हो रहा है, 4% हो रहे हैं। लेकिन यूएस में क्या है, वहां के जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, वो रिसर्च पे इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो यूएस के में इतना इनोवेशन होता है। आप देखिए एआई के, हम एआई के कंज्यूमर बन चुके हैं एज अ कंट्री। हमने क्या क्रिएट किया है? वो गलगुटिया वाला डॉग, एआई समिट हुआ था ना, क्या हुआ है? इतनी बड़ी समिट करा के हमें क्या मिला है? ये चीजें। यूएस में, इसराइल में 6% होता है। इसराइल की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया, यूएस भी लोहा मानती है इसराइल की टेक्नोलॉजी का। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने जीडीपी के 6% को वो इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये चीजें हैं। कितना गिर रहा है, क्या हो रहा है, आगे चलते हैं। व्हाट आई थिंक रिसर्च बजट कॉस्ट इंडिया। ब्रेन ड्रेन होता है, मैंने अभी बताया। ये सारे एम्स के लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं। अब ये जो टॉप क्लास के जो सर्जन्स हैं, टॉप क्लास के डॉक्टर्स हैं, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बॉस? प्राइवेट में जाएंगे या अब्रोड चले जाएंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटीज में एक माहौल खत्म होगा, वीक इंडस्ट्री एकेडमिया पाइपलाइन बनेगा। विद द प्राइवेट इंडस्ट्री फंडिंग ओनली 36% ऑफ गेट, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्ट्रगल्स टू ट्रांसलेट इनटू पेटेंट्स, स्टार्टअप्स एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स। एजिंग लैब्स, लैब्स जो हैं एजिंग हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं। थिंक पीएचडी पाइपलाइन। अभी पीएचडी, मतलब पीएचडी की स्थिति ये है, मैं जेएनयू जैसे टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी की बात कर, क्यों नहीं आती हमारी कंट्री का, क्यों नहीं हमारा कंट्री का जो है कोई भी यूनिवर्सिटी आती है टॉप 200 में? क्योंकि हमारे यहाँ पीएचडी जो करने वाली, पीएचडी बेस्ड जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू है,
वहां पे भी रिसर्च की स्टैंडर्ड का सब 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 ये हो गया, मतलब नीचे चला जा रहा है। आप करते क्या है, पुराने वाले रिसर्च पेपर को उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज किया, कट कॉपी पेस्ट किया, चला गया। गाइड ने पास कर दिया, प्रेजेंटेशन दिया, क्वेश्चन आंसर कर दिया, डॉक्टरेट डिग्री मिल गई। कोई रिसर्च होता ही नहीं है। रिसर्च के नाम पे क्या है भैया, आप जब एक पीएचडी करने जाते हो तो आपको जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ में क्या मिलता है भाई, एक ऑफिसर क्लास की सैलरी के बराबर का पैसा मिलता है। लेकिन फैसिलिटी क्या है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या चीजें हो रही हैं एज कंपेयर टू जर्मनी एंड चाइना, क्या हो रहा है। ये सब बाद में आऊंगा मैं, आम गाँव में एजुकेशन माफिया में बैठा। आप आइए चाइना, 4 डिकेड्स ऑफ कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट। चाइना में देखिए 1977-78 से, सिंस डेंग जियाओपोंग 1978 रिफॉर्म्स लाया, चाइना ट्रीटेड एजुकेशन एंड रिसर्च एज अ कोर टू द नेशनल स्ट्रेटजी, नॉट a discretionary budget line. Top, concentrate funding on the short list of the flagship university, then keep raising the bar. कुछ यूनिवर्सिटीज को उठाकर, जैसे दिल्ली में हुआ था ना, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा, टॉप यूनिवर्सिटीज बन जाएगी, तो बाकी यूनिवर्सिटीज को अपना बार रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब पहले सरकारी बैंक की जगह प्राइवेट बैंक्स हमारे कंट्री में आए 1991 के बाद में, तो प्राइवेट बैंक्स को, सरकारी बैंक को भी अपना बार रेस करना उनके लेवल पे। नहीं तो पहले आप जब गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते थे तो क्या होता था, एक जो क्लर्क होता था वो अपने आप को समझता था कि वो भैया चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उसकी इतनी पोजीशन होती, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट नहीं आसानी से खुलते। आज आकर आपको घर हाथ जोड़ करके आपका अकाउंट खुलवाते, तो कंपटीशन आता है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने की। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू किया, रिस्टोर्ड किया, मास यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन बिगिंस आफ्टर कल्चरल रिवॉल्यूशन डिसरप्शन 1995 onwards. Project 211 and later Project 985 funnel sustained large scale funding into 100 flagship यूनिवर्सिटी। मैं बताऊं, जो जो चाइना के यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं ना रैंक में, ठीक है 13, वो भैया कुछ तो यूएस की यूनिवर्सिटीज को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में यूएस की यूनिवर्सिटीज जरूर ज्यादा आ रहे हैं आज में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो रैंकिंग है ना, यूएस के स्टूडेंट के रैंकिंग से ऊपर चले गए। हम कहाँ हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। इसीलिए मैं भाई साहब कह रहा हूं, जर्मनी की बात करता हूं। आई एम कमिंग टू जर्मनी। जर्मनी तो मेरा फेवरेट मॉडल है बॉस। जर्मनी में क्या किया है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि सब लोग जो है कॉलेज की डिग्री नहीं लेंगे। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे कई तरह के एजुकेशन चलते हैं। वहां पे जो सारे लोगों को यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दी जाती, वहां पे उन्होंने कहा भाई आपको एजुकेशन लेना है, आप अपनी जीविका के लीजिए वोकेशनल ट्रेनिंग। मोदी जी ने भी चलाया था स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, लेकिन स्किल डेवलपमेंट का क्या हुआ, कितने सेंटर्स बने, कुछ सेंटर्स खुले, कुछ फंडिंग हुई, उसका क्या रिजल्ट हुआ, कितने स्किल डेवलप हुए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है बॉस उसके लिए, उनको एम्प्लॉय करने के लिए। तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग दोगे तो दोगे कहाँ, कहाँ जाएंगे। जर्मनी ने ये मॉडल अपनाया। Rather than funneling every student towards university degree, Germany built vocational education and training (VET) into the core of its education system, legally regulated, industry funded and treated as a equal. आज इंडस्ट्री बोलती है कि भाई हमें तो चाहिए, लेकिन हमें हमारे हिसाब से बच्चे नहीं मिलते। अरे यही बच्चे जा रहे हैं जर्मनी में भाई साहब, यहीं से हम लोग जर्मन सिखा के भेजते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे जर्मनी में जॉब ले लेते हैं। आपको कैसे नहीं मिल पाती, वो क्या करते हैं, हमने लैंग्वेज सिखाया, गए, उनको रहना खाना 800-900 यूरो जो है वो देते हैं, कुछ कुछ तो 1100-1200 यूरो जो है वो देते हैं। ठीक है, और दे के फ्री एजुकेशन देते हैं जर्मनी में। डू नो व्हाट इज देयर,
जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात छोड़िए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो इंडिया के किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 20 टाइम्स बेटर है, वो यूनिवर्सिटीज की पोजीशन क्या है कि वो आपको एक नॉमिनल इंडिया से भी कम फी में एजुकेशन देते हैं। जर्मनी का ये है कि भाई एजुकेशन कैन नॉट बी अ प्रॉफिटेरिंग बिजनेस। ओके, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ ड्यूटी। और वो फॉरेनर्स को भी, अपने कंट्री वालों को छोड़िए, फॉरेनर्स भी जाके, जैसे हमारे इंडियंस, मैं, मेरी बच्ची अगर जाएगी वहां पढ़ेगी, तो वहां पे भी उसको फ्री एजुकेशन मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वहां पे एडमिशन लिया। How it works: apprentices split their 3 to 4 days is in paid on the job training at a company, 1 2 in vocational schools for theory across 350 recognized occupations. उन्होंने ऑक्यूपेशन डिवाइड किया गया। ठीक है। आप इसके ऊपर मैं ना जर्मनी के एजुकेशन मॉडल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा उसको। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो यहाँ पे जॉब नहीं पा रहे हैं, +2 कर पा रहे हैं, +2 के बाद सीधा यहाँ से जर्मनी जा सकते हैं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीख करके। टोटल फ्री ऑफ एजुकेशन, आपको किसी तरह का कुछ नहीं करना होगा। उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, इस वीडियो में स्कोप नहीं है। कौन पे करता है? एम्प्लॉय फंड वेजेस एंड द वर्क प्लेस ट्रेनिंग, द स्टेट फंड वोकेशनल स्कूल्स, द शेयर्ड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल है। मतलब इंडस्ट्रीज को चाहिए वर्कर्स। से फॉर एग्जांपल, एक केटरर है, तो केटरर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, होटल होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एक होटेलियर्स है, उनको चाहिए कि स्किल्ड, पुराने उनके जो हों रिटायर हो रहे हैं, तो नए स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए जो ट्रेंड होने चाहिए। थ्योरी उनको स्कूल में, वोकेशनल स्कूल में पढ़ाया जाता है। पेड उनका इंटर्नशिप होता है वहां पे, उनको पैसे मिलते हैं। €600 से लेकर €1300 पर मंथ मिलता है उनको, वर्क प्लेस ट्रेनिंग पे। वहां मिनिमम वेजेस से कम कोई नहीं दे सकते। हु गवर्न्स? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या कर रही है बॉस? कितने इन्होंने कर रखे हैं? कॉर्पोरेट फंडिंग का चीजें और कहाँ पे लगाते हैं वो? हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स जो है दुनिया में सबसे कम है। हम इनकम टैक्स जो है 30% के ब्रैकेट में पे करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो है 25% लगता है। और फिर भी जो है कॉर्पोरेट का कितना इन्वेस्टमेंट है? नथिंग। आप देखिए। और फिर वो क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है टैलेंट नहीं है, उनको टैलेंट की जरूरत नहीं। जरूरत है, मिलते नहीं। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सेट स्टैंडर्डाइज करिकुलम, run exams nationally, so a qualification means the same thing anywhere in the Germany. The result: around half of the German upper school students choose VAT. VAT. About two-thirds of apprentices are retained by their training employer. Germany keeps one of the US lowest unemployment rates. आप देखिए, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, सारे लोगों को बीए और बीएससी और ये सारे एमएससी करने की क्या जरूरत है? सारे लोग पीएचडी क्यों ले रहे हैं? क्यों लेंगे? हमारे यहाँ क्या है? हाँ जी, ग्रेजुएट हो, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लियो, एमबीए कर लियो, ठीक है ठीक है ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कितनी सैलरी मिल रही है भाई साहब? 10,000, 15,000, 18,000। ये, नाउ आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड। Fund the education to the promised 6% of GDP. That's the first thing you should be doing to improve the infrastructure and the quality of education in the country. Stop closures where alternative do not exist. ऐसे स्कूल्स, वहां पे स्कूल्स बंद करना, मतलब स्कूल को क्लोज करना बंद कीजिए जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। और एक पैरेलल पब्लिक प्राइवेट फंडिंग होना ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे तो प्राइवेट स्कूल्स को मजबूर होना पड़ेगा अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने। नहीं तो लोग वहां से शिफ्ट करेंगे, उनके पास चैलेंज ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स के किस तरह की पढ़ाई होती है। मेरी डॉटर की स्कूल में
उसका प्रीवियस क्लास टीचर, मैथ्स टीचर जो क्लास में सोता हुआ पाया जाता। प्राइवेट स्कूल है, उसकी फंडिंग करते हैं हम लोग, पे करते हैं, अच्छा खासा फी पे करते हैं। कंप्लेन किया गया, कुछ नहीं हुआ, आज भी वो स्कूल टीचर वहीं पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो क्या करता, जब पढ़ाता भी था तो आके ब्लैक बोर्ड में सिर्फ सॉल्व करता था। कोई क्वेश्चन अगर पूछता था उसकी पूरी रोस्टिंग हो जाती थी कि बच्चा डर के दोबारा क्वेश्चन ही ना करे। ये स्थिति थी। मैं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ दिल्ली के टॉप क्लास के स्कूल्स, आई विल नेम देम। मॉडर्न स्कूल की जो जर्मन टीचर जो थी, प्रीवियस टीचर, अब तो शायद चली गई, उसको जर्मन नहीं आती थी, गलत जर्मन पढ़ाती थी, क्योंकि उसके सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर ने मेरे एक स्टूडेंट को शिंकन ब्रॉट को चिकन ब्रेड बता दिया, जबकि उसकी मीनिंग होती है हैम ब्रेड। मीनिंग होता है हैम ब्रेड। ये है, ये स्थिति, इस तरह का सिचुएशन है हमारे कंट्री में। और मैं बता दूं, ये जो प्राइवेट जो लोग बोलते हैं ना, कोचिंग माफिया और ये सारी चीजें जो हैं, जो बीच में भी चला था कि बड़ी सी न्यूज चैनल की पत्रकार हैं जिन्होंने केस भी कर दिया है इन टीचरों पे, जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनके ऊपर कमेंट करके कि ये माफिया बनाया है, यही पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ब्लेम गेम चल रहा था सरकार के तरफ से और ये जो गोदी मीडिया के तरफ से, वो जो है, अगर टीचर्स नहीं रहे ना तो ये सारे स्कूल्स के बच्चे जो है ना, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पास करना मुश्किल हो जाएगा। आज जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं या 97 98 ला रहे हैं, वो उन मेरे जैसे प्राइवेट टीचर्स एंड प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से ही मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सारे स्कूल्स ये बोल दें, हालांकि पब्लिकली तो बैन है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं रखा हुआ है, लेकिन टीचर्स क्या आती करती हैं, वो आके मैथ्स का एक सम्स करेंगे, ब्लैक बोर्ड में बताएंगी, एक दो क्वेश्चंस पूछ लिया बच्चे से, जो क्लास का सबसे तेज बच्चा है नेचुरली वो हाथ उठाएगा, बताएगा, उसको समझ में आ गया मतलब पूरे क्लास को समझ में आ गया। जो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, किनारे में बैठा, उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। अगर उसने गलत भी बताया, मान लो पूछ भी दिया, गलत भी बताया, उसको बस सॉल्व कर दिया है, ये नहीं देखा जाएगा वो क्यों गलत कर रहा है। इतना पैसा पेरेंट्स फंड करते हैं स्कूलों को। स्कूलों का हालत क्या है, स्कूल के फीस बढ़ते जा रहे हैं, हर साल यहाँ के पेरेंट्स जो बढ़ाते जा रहे हैं, मैं पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। स्कूल से यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा आपको, बुक खरीदनी पड़ेगी, इस तरह से एक्सपेंडिचर, बस का एक्सपेंडिचर, इतने सारे एक्सपेंडिचर, इतनी सारे बर्डन्स हैं एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स के ऊपर, कि हर किसी के इनकम का 30 40% 50%, कुछ कुछ का तो 50 60% जो है चला जाता है बच्चों के एजुकेशन। ये स्थिति है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिसर्च फंडिंग लाइक चाइना स्टाइल। चाइना ने जिस तरह से फंडिंग की है, जिस तरह से अपने कंट्री में करना की है, हमारे यहाँ एजुकेशन को जर्मनी स्टाइल में वोकेशनल प्लस इसके जो है अदर जो है स्कूल का, इसके ऊपर एक सेपरेट जर्मनी का स्कूल का सिस्टम जो है पूरा बना होगा, आप देख लीजिएगा। जर्मनी स्टाइल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग करना शुरू करना होगा, और सीरियसली इंडस्ट्रीज को सामने से आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, कि बस आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो कम बिकम अ पार्टनर, इन्वेस्ट इन दिस। जर्मनी मॉडल से कि 20 30% जो है थ्योरी ऊपर पड़ेगा, 70% जो है वर्क प्लेसमेंट में करेगा, आप उनको स्टाइपेंड बेस देंगे और उनको जो है पैसे अर्निंग होगी। बच्चे भी, पेरेंट्स, बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, इंडस्ट्री भी खुश, क्यों उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे दी, और वो खत्म करने के बाद इंडस्ट्री ने उनको अपने अंदर में रख लिया। जो क्वालिफाइड लोग हैं 20 25 30% जो है उस तरह। इंडिपेंडेंट एग्जाम इंटीग्रिटी एंड अथॉरिटी बनानी चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें जो बन रही हैं, जिस तरह का जो नीट का पेपर का इलेक्शन हो रहा है, जो कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें कितना ज्यादा करप्शन है, आप उनको हटा तो दिए, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो? क्या आपका एक पार्ट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर जो है ये काम कर पाएगा? जो चैलेंजेस है हमारे कंट्री में, नहीं कर पाएगा। एग्जाम्स को डिजिटाइज कीजिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए। आज हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है,
हर एक कोई के पास मोबाइल डेटा भी है, सब कुछ है। घर बैठे एग्जाम दीजिए, एग्जाम के पेपर ऐसे बनाइए कि अगर वो बुक खोल करके भी कर रहा हो तो पूरे पेपर्स कंप्लीट ना कर पाए, उसको रैंक ना कर पाए। अगर टीचर को भी बिठा के वहां पे भी कर रहा हो तो उसमें भी पकड़ा जाए, उसका टाइम इतना ज्यादा जाए कि ये करे। वीडियो कॉल पे, वीडियो इस पे मॉनिटरिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सारी चीजें जो है ऑनलाइन जूम पे और इस तरह की चीजों पे एग्जाम तो कंडक्ट किया ही जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? मैं करता हूँ। मैं तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करता हूँ। कमाल है कि ये मेरा कोई बच्चा चीटिंग कर ले। घर में बैठा रहता है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, इसी टेबल पे, इसी चेयर पे, इसी कंप्यूटर पे, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी पे मैं एग्जाम कंडक्ट करता हूँ। कमाल है ये करे। कुछ जो सिंसियर बच्चे होते हैं उनकी इंटीग्रिटी पे ये करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, उनके पेरेंट्स को इन्विजिलेटर बना देता हूँ, और फिर एग्जाम करते हैं, फिर क्लास में डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद उनका प्रोग्रेशन होता है। ये इस तरह का कुछ सिस्टम लाने की जरूरत है, एक ओवरऑल। लेकिन इसके लिए आपको एक फुल टाइम डेडिकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए। एक पार्ट टाइम एडिशनल डिग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहिए मोदी जी। बहुत सारी चीजें थी इसमें, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दिया, मैं फॉरवर्ड कर दिया। बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैज डन, वो सारी चीजें मैं छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो है पूरा पीपीटी दिखाने का मकसद क्या था? सिर्फ मकसद ये था कि आपने जो ये मूवमेंट शुरू किया है वो सिर्फ यहीं से नहीं आपको अचीवमेंट मिलेगी भाई साहब। आपका पेपर लीक का समस्या, आपके एजुकेशन का की समस्या जो है ना, इस चीज से नहीं खत्म होने वाली। कि आप जो है क्या कहते हैं, एक एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया, थोड़े से मस्ती कर लिया, भाई आप जीत गए, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है। इस विक्ट्री का कुछ दूसरा ही सिग्निफिकेंस है। लोगों ने अपने रिपब्लिक को रिक्लेम किया है। फोर्स किया है गवर्नमेंट को कि भाई आपको डेमोक्रेटिक बनना पड़ेगा, आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते। वो अपनी जगह में। लेकिन क्या इसी से गवर्नमेंट चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, ठीक से काम करने लगेगी? नहीं। यू नीड टू बिकम विजिलेंट। यू नीड टू बिकम विजिलेंट। आपको अपनी एक जनपद बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन जनपद बनाइए। एआई का जमाना है। सारा डेटा कलेक्ट कीजिए और सारी चीज डिमांड कीजिए। आपकी क्या जरूरत है? आप उस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को ये कीजिए, वहां से बताइए उनको, हेल्प कीजिए गवर्नमेंट को, उनको डेटा दीजिए कि बॉस आपके सामने ये डेटा है, इस कंट्री में ऐसे काम हो रहा है, हमारे देश में भी ये काम क्यों नहीं हो सकता? हमारा पैसा कहाँ जाता है? हमारा एजुकेशनल सेस का पैसा किधर जा रहा है? कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? उसकी सारी ट्रांसपेरेंसी दीजिए, आरटीआई लगाइए। आरटीआई लगा के बताइए कि भाई एजुकेशनल सेस के जो पैसे यूज किए जा ये आते हैं, वो कहाँ यूज किए जा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना एजुकेशनल सेस। किस जगह पे, कहाँ पे लगाते? प्राइमरी एजुकेशन के फंडिंग के लिए शुरू किया गया। एजुकेशनल सेस लगा के अब स्कूलों को बंद करवा रहे हैं। स्कूल ही बंद होंगे तो क्या हो? जब बेस ही खराब रहेगा बच्चे का तो कॉलेज में कहाँ से जाए? एक अनपढ़ गंवार लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी जो हर बार जाकर, अभी आ रहा है ना बोलबम, तो बोलबम के उसमें जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, आप सेलिब्रेट कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन कंट्री जो है ना प्रोग्रेस नहीं करेगी अगर आप एजुकेशन की फंडिंग नहीं करेंगे, एजुकेशन को सुधारेंगे नहीं। और हमारा समय तो खत्म हो गया बॉस। हम तो अभी बिन लकी इन अ वे कि हमें एक टाइम पीरियड मिला था, एक फेज मिला था 1991 से लेकर 2014 का पीरियड। मैं तो कहूँगा ये पीरियड जो था ना, बारिंग लास्ट 2 इयर्स, 2012 से 2014 का जो 2 इयर्स था, थोड़ा पॉलिसी पैरालिसिस हुई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन मूवमेंट, सर्टेन एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ऑल। उसके अलावा बाकी समय में हम बहुत लकी थे। हम बढ़िया से पढ़ गए, कम सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकले,
अगर नहीं सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी होती तो आज आपके सामने ये मैं वीडियो नहीं बनाता। आज मैं अपने स्टूडेंट को, जिनको ट्रेन करके मैं जर्मनी भेजता हूँ, इटली भेजता हूँ, वो नहीं कर, क्योंकि मैं स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाता। इसके ऊपर भी बनाऊंगा मैं, जो सब्सिडी है ना, वो सारी चीज, वो सब्सिडी को लोग बुरा मानते हैं और गलत कहते हैं, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग होगा, अलग चीजें होंगी। लेकिन आज के वीडियो से मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, it's good to be elated. It's nice to enjoy and celebrate that you have really fought a great, great battle and you won that. Thousand salute to you people, the Gen Z and the cockroaches. I'm also one of the cockroaches. I was one of the first person to take the membership of the cockroach membership. But is this was only the aim to remove Dharmendra Pradhan, the education minister of India, or replace him with the part-time education minister? At least कितना भी बुरा था, एक डेडिकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर तो था हमारे पास। अभी क्या है? अभी क्या है? नहीं है ना वो डेडिकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर। अगर सरकार सिंसियर होती धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद, तो कोई एक बड़ा पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है पढ़े लिखे लोग, इनके पार्टी में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे टैलेंट कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी या दूसरे पार्टीज में। इनके पास भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन उन क्वालिफाइड लोगों को जगह नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन करेंगे इनको, उनके किसी डिसीजन को, कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन, उनको जी हुजूरी वाला एक आदमी चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, भाई साहब को ले आए। अब ये भाई साहब क्या करेंगे? भाई साहब जी हुजूरी ही करेंगे, जो गवर्नमेंट का ये होगा। इनकी कोई सेपरेट प्लानिंग नहीं होगी, कुछ ऐसा होगा नहीं। आप वहीं के वहीं रहेंगे, पेपर फिर से लीक होंगे। कल पेपर लीक हुआ था उत्तराखंड में, गूगल कीजिए, पता कीजिए। आपके इतने सेक्रीफाइस का, इतने दिन, जो 36 दिन आप धरने पे बैठे, अपने परिवार को छोड़ के आए, बिहार से आए, यूपी से आए, एमपी से आए, कुछ लोग साउथ से आए, हैदराबाद के लोग आए, वो लोग जो दिल्ली के लोग जो हैं, वो रात को गए वहां पे, अपना काम धंधा छोड़े। बहुत लोग, बहुत कॉर्पोरेट्स के लोगों, कॉर्पोरेट के लोगों को कॉर्पोरेट चोमू कहते हैं, उन चोमू में से बहुत सारे लोग वहां मुझे दिखे। ठीक है, उन्होंने अपने चोमू के टैग को हटाया, वहां गए, वहां पार्टिसिपेट किया उन्होंने। बच्चे आए, डंडा डंडे खाए, लाठियां खाई। इन सब का फायदा आपको सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से नहीं है। इट्स गुड टू एंजॉय, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री। यू हैव फोर्स दिस गवर्नमेंट टू बाउ डाउन, कम सकम टू द प्रेशर। ऐसा आपने जो अचीव किया है ना, मैं बोल रहा हूँ, पिछले 12 साल में मुझे कोई लोग नहीं दिखे। किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ था, वो लोग भी नहीं किए। उन्होंने फोर्स तो किया था कि कानून को किया जाए, लेकिन बैकडोर से वो कानून आ रहा है ना। आज देखिए, किसान फिर से बॉर्डर पे खड़े, फिर से वोट करें। बहुत फोर्सफुल लोग हैं वो। लेकिन आपने उनसे भी बड़ा काम किया है। ये गवर्नमेंट जो कि ये कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपने उनको चुप करा दिया, उनको मजबूर कर दिया। कुडोस टू यू, सलूट। बट प्लीज डू नॉट स्टॉप हियर, माय रिक्वेस्ट, अदरवाइज आई विल बी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगेगा ये एक टेम्पररी चीज था, एक टेम्पररी फेज था, जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक टेम्पररी चीज हो। एक तो में टेम्पररी कमोशन था, उसको एक सेफ्टी वॉल्व की तरह जो है प्रेशर कुकर में लगा के फुस से उड़ा दिया गया। सब अपने अपने गए, फिर से पेपर लीक होगा, फिर से सारी चीज, फिर से धरना प्रदर्शन होगा, फिर से लाठी खाएंगे। नहीं, एक सस्टेन प्रेशर बनाना जरूरी है। सस्टेन प्रेशर को बनाइए, ऑफलाइन नहीं, जंतर मंतर धरने पे नहीं बैठना है। अपना एक जंतर मंतर अपने घर में बनाइए, अपने इंस्टाग्राम को बनाइए, अपने यूट्यूब को बनाइए, और उसके माध्यम से इनको बताइए कि बस, इनफ इज इनफ, आ जाओ रास्ते पे। नहीं तो 26-29 में तो टाटा बाय बाय करेंगे ही। और यही नहीं, यही गवर्नमेंट नहीं, भविष्य के जो भी गवर्नमेंट आते हैं, उन पे भी आपको सस्टेन
यहाँ पे मुझे किसी स्टूडेंट ने वहां पे कहा था कि स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। मैं अग्री करता हूँ सर। आपको किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसको रिप्लेस करके आप दूसरे को लाएंगे, लेकिन उन पे भी उतना ही प्रेशर लगाना है। जो नहीं काम करे उनसे जवाबदेही कीजिए, पूरा कीजिए, उनसे इस्तीफा लीजिए, उनको कहिए बाय बाय। अब जनता का राज लाइए आप। सो गुड बिगनिंग, हैप्पी एंडिंग, बट दिस इज नॉट द एंड माय डियर फ्रेंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कम ऑन, डू इट, जस्ट डू इट, यू कुड डू इट। फिर से, इतने बाजू इतने सर, देख ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ, आ जाओ, जग में छा जाओ। आओ, आ जाओ, जग में छा जाओ, जी जान से। ये है। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस लॉन्ग लॉन्ग वीडियो। सॉरी, मेरे वीडियोस छोटे नहीं होते। मुझे बोलना होता है, मुझे चीजें दिखानी होती है, मुझे समझाना होता है। मैं टीचर हूँ। मेरे वीडियोस छोटे नहीं होते हैं। आपके रील 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। आपको जो एरिया पसंद नहीं हो उसको फॉरवर्ड करके आप देखिए, लेकिन देखिए जरूर। अपने भी देखिए, लोगों को भी दिखाइए। मुझे ज्यादा व्यू नहीं मिलते हैं। मेरी वाइफ आज पूछ रही थी कि क्या आपको व्यूज मिलता है क्या। वो तो मिल जाता है 40-50। तो मुस्कुरा रही थी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, मुझे जब 40-50 हजार व्यू मिलेगा, 4 लाख व्यू मिलेगा, 4 करोड़ व्यू मिलेगा। मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना काम अपनी जगह अपने घर पे बैठ के करूंगा। जरूरत पड़ने पे मैं आपके धरने पे भी आपका साथ देने आऊंगा। लेकिन इनिशिएटिव तो आप ही ने लेना है, मुझे नहीं लेना। मैं तो उम्र के ढलान पे हूँ। अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर खांसने लगूंगा, फिर बीमार पड़ जाऊंगा, फिर ऊपर चला गया। आपका जमाना है, मेरे बच्चे का जमाना है। आप लोगों का देश है, आपको संभालना है। आप फ्यूचर हो, नॉट मी। I'm going to be past. I'm present, but I'm going to be past very soon. Thank you very much for watching. Happy fighting and studying. Bye bye. Tata. हर एक